Today's ICM lecture यानी कि installation, commissioning and maintenance. We are going to start our new chapter Unit 2 Commissioning and Testing. तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है. ओके, तो इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं. अब जब भी इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद उसका कमीशनिंग किया जाता है. जब भी कमीशनिंग किया जाता है तो बहुत केयर रखनी पड़ती है क्योंकि जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहती है. जब भी कमीशनिंग हो जाता है अगर उस टाइम पे कोई एक स्टेप भी अगर गलत होता है तो इक्विपमेंट है उसमें परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है. ओके, इसके अलावा भी एक्सीडेंट होने की वजह से फिज़िकल डैमेज भी हो सकता है. तो ये जो यूनिट 2 है इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उसके कमीशनिंग के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम कमीशनिंग का जो बेसिक आइडिया है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर और स्विच गियर के कमीशनिंग के बारे में देखेंगे. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कमीशनिंग होने के बाद उसका टेस्टिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इक्विपमेंट है उसमें अगर कोई डैमेज या तो कोई फॉल्ट रह गया हो तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है. अगर उसका वाइंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जब भी मशीन वर्किंग कंडीशन में होती है तो वाइब्रेशन आते हैं या नहीं, आते हैं तो कितना आता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी होनी ज़रूरी है. तो ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट 2 है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे कौन कौन से टेस्ट की जाती है उसके बारे में देखेंगे. सो फर्स्ट है टेस्ट बिफोर कमीशनिंग यानी कि टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड बिफोर कमीशनिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन होने के बाद जब भी उसे फर्स्ट टाइम रन करवाया जाता है उस टाइम पे कुछ टेस्ट होती है जो परफॉर्म की जाती है. उसमें 2 टाइप की टेस्ट की जाती है. फर्स्ट है मैकेनिकल टेस्ट एंड सेकंड वन है इलेक्ट्रिकल टेस्ट. सो मैकेनिकल टेस्ट के बारे में हम देखेंगे. तो जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन होता है तो इंस्टॉलेशन बराबर हुआ है या नहीं वो चेक करने के लिए जो भी टेस्ट की जाती है उसमें जो मैकेनिकल टेस्ट है उसके अंदर टोटल 5 टेस्ट की जाती है. उसमें फर्स्ट वन है लेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सेकंड वन है अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट्स, थर्ड वन है बेयरिंग क्लियरेंस, फोर्थ वन है टेस्टिंग और ऑफ एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एंड फिफ्थ वन है वाइब्रेशन टेस्ट फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स. सो सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे कि लेवलिंग ऑफ इक्विपमेंट. सो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको कहाँ पे इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर फाउंडेशन बनाना ज़रूरी रहता है. ओके, तो ये जो फाउंडेशन है उसका लेवलिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो फाउंडेशन जो है उसका लेवलिंग चेक करने के बाद जब भी उस इक्विपमेंट को उस फाउंडेशन पे इंस्टॉल किया जाता है उसके बाद जो इक्विपमेंट है उसका भी लेवलिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो इसके लिए स्पीड लेवल या तो लेवल गेज का यूज़ किया जाता है और उसका लेवल चेक किया जाता है. अगर ज़रूरत पड़ने पर पैडिंग या पैकिंग को रख के भी उसका लेवलिंग किया जाता है. लेवलिंग ठीक से हो जाने के बाद जो फाउंडेशन है बोल्ट के साथ जो नट होता है उसको टाइट किया जाता है. सेम वे जो स्टेडी या स्टैटिक इक्विपमेंट है उसका भी लेवलिंग करना ज़रूरी होता है. सो लेवलिंग ऑफ स्टैटिक डिवाइसेस एंड रोटेटिंग डिवाइसेस बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. सेकंड वन है अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट. तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है कि जो
पैर में वर्क करते हैं। ओके, तो उन दोनों का जो कनेक्शन है वो हम शाफ्ट की हेल्प से करते हैं। ओके, मोटर जनरेटर सेट है तो उसके जो बीच में होते हैं वो शाफ्ट को कनेक्ट किया गया होता है शाफ्ट की हेल्प से। तो ये जो शाफ्ट है उसका भी अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और जो शाफ्ट का अलाइनमेंट है वो मैकेनिकल टेस्ट में आता है। ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं वो या तो गियर से या तो बेल्ट से कनेक्ट किए गए होते हैं। एक जो इक्विपमेंट है उसमें से दूसरा जो इक्विपमेंट है उसके अंदर पावर ट्रांसमिट करना हो तो पुली, गियर या जो बेल्ट है उसके अंदर जो स्ट्रेस है वो प्रोड्यूस होने चाहिए नहीं। अगर अलाइनमेंट ठीक से किया होगा तो जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा टाइम तक बिना आवाज़ किए ऑपरेट यानी कि वर्क करते हैं। अलाइनमेंट है उसको चेक करने के लिए रेडियल एक्सल फिक्सचर की पैर होती है या तो हाफ कपलिंग जैसे इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है बेयरिंग क्लियरेंस। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसकी जो सरफेस होती है एक स्टेडी होगी, दूसरी रोटेटिंग होगी। ओके, तो जो स्टेडी और जो रोटेटिंग सरफेस है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। जो बेयरिंग है उसके जो दो भाग के बीच में जो जगह होती है वो उसकी नीड के हिसाब से होनी चाहिए। ओके, अगर दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से शाफ्ट में वाइब्रेशन आते हैं और इसकी वजह से अलाइनमेंट है वो ब्रेक हो जाता है। जस्ट सपोज अगर दोनों जो सरफेस है उनके बीच में जगह कम होगी तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर दोनों के बीच में जो जगह है उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से रखा जाए तो दोनों जो सरफेस हैं उन दोनों के बीच में ग्रीस या तो ऑयल रह सकता है और दोनों के बीच की जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन कम लगता है। और ये जो ग्रीस या ऑयल का हमने यूज़ किया है वो ऑयल सील का काम करता है। जो मोटर है कि जो वर्क नहीं कर रही है, ओके, फंक्शन काम नहीं कर रही यानी कि स्टॉप है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है जो मोटर, उसके अंदर भी इस टाइप का सील होना ज़रूरी रहता है। कुछ जो इक्विपमेंट्स रहते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन अंदर है वो बाहर निकल ना जाए इसके लिए सील किया जाता है। तो ये जो सील करने के लिए जो बेयरिंग होती है उसके अंदर जो ग्रीस या ऑयल फिल किया होता है वो ही सील का काम करती है। जो बेयरिंग में ग्रीस यूज़ किया जाता है वो भी बेयरिंग के हिसाब से चूज़ करना पड़ता है, यानी कि वो जो ग्रीस आप चूज़ करते हो वो ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म होके लीक होना चाहिए नहीं। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है, ओके, उसके अंदर कंटिन्यूअस जो बेयरिंग है उसको कंटिन्यूअस ग्रीस मिलना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए फोर्स्ड लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है। जो बेयरिंग के जो स्टेडी पार्ट है और जो रोटेटिंग पार्ट है उन दोनों की बीच में लुब्रिकेशन ऑयल का पतला लेयर हमेशा रहना ही चाहिए, तो ही फ्रिक्शन है वो कम लगेगा और इसकी वजह से जो शाफ्ट है उसमें भी वाइब्रेशन नहीं आएगा और मशीन है वो स्मूथली अपना वर्क करता रहता है। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो हमेशा रहना होना चाहिए। और इसके लिए जो शाफ्ट के साथ जो बेयरिंग का पार्ट है जो फिक्स किया गया होता है
तो बैरिंग का जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो कम से कम 40 डिग्री की आर्क तक उसका जो स्टेडी पार्ट रहता है उसके साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहना चाहिए। जो बैरिंग है उसके स्टेडी और रोटेटिंग पार्ट उन दोनों के बीच में टॉप लेवल पे जो शाफ्ट रहता है उसका जो डायमीटर रहता है उसके 1000 जितने भाग की गैप होनी चाहिए। यानी कि जस्ट सपोज अगर शाफ्ट का डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो तो जो गैप है वो 0.03 सेंटीमीटर यानी कि 0.03 की जितनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जगह हुई तो शाफ्ट जब भी घूमता है उस टाइम पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नाउ फोर्थ वन। सो थर्ड बैरिंग क्लियरेंस वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन होगा, कम होगा तो फ्रिक्शन की वजह से गर्मी प्रोड्यूस होगी और जितनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उतना इक्विपमेंट को नुकसान होगा। तो बैरिंग क्लियरेंस है वो कैलकुलेशन के हिसाब से जो शाफ्ट होता है उसके डायमीटर के 1000 भाग जितना होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैरिंग क्लियरेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज द टेस्टिंग ऑफ एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच की जो एयर गैप है वो टेस्ट करनी पड़ती है। तो हर एक जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका स्टेटर और जो रोटर रहता है उन दोनों के बीच में एयर गैप रखी जाती है। ये जो एयर गैप है वो पॉसिबल हो सके उतनी कम रखी जाती है और इसका मेन रीज़न है मैग्नेटाइजिंग करंट। अगर एयर गैप है उसको कम रखते हैं तो जो शाफ्ट होता है और उसका अलाइनमेंट अगर ठीक से ना हो उसकी वजह से या तो बैरिंग खराब होने की वजह से भी जो रोटर है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है। मीन्स कि रोटर है वो स्टेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। तो इसके लिए स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है उसके टेस्टिंग करनी जरूरी रहती है। इसके लिए कम से कम 4 जगह पे एयर गैप के रीडिंग लेके उसको नोट डाउन किया जाता है और ये जो टेस्ट रहती है वो जो मशीन होता है उसकी दोनों ओर से की जानी चाहिए। ये जो टेस्ट है उसके लिए स्पेशल टाइप के फीलर्स आते हैं, फीलर गेज होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। जो रोटर होता है उसको 90 डिग्री एज वेल एज 180 डिग्री घुमा के उसके चारों ओर से रीडिंग लिए जाते हैं और मोटर की दोनों ओर से एयर गैप की रीडिंग लिए जाते हैं। ये जो टेस्ट होता है उस टाइम पे जो एयर गैप है उसके जो हर एक रीडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए नहीं। तो इस टेस्ट में एयर गैप जो फाइंड आउट करते हैं बाद में उसका एवरेज लिया जाता है, एवरेज माप उसका फाइंड आउट किया जाता है। ये जो एवरेज होती है उसके साथ हर एक जो रीडिंग है उसको कंपेयर किया जाता है और ये जो डिफरेंस है वो अगर हाई स्पीड इंडक्शन मोटर है उसके अंदर प्लस और माइनस 10% से ज़्यादा होना चाहिए नहीं, और अगर लो स्पीड इंडक्शन मोटर है उसमें ये जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस 5% तक की अलाउ की जाती है, यानी कि इससे ज़्यादा होना चाहिए नहीं। जो डीसी मशीन होते हैं उसके अंदर पोल फेस और आर्मेचर के बीच में 3 to 5 mm जितना डिफरेंस रखा जाता है। जो एयर गैप की जो टेस्ट है वो उसको इंस्टॉल करने के टाइम पे भी ली जाती है और इसके बाद मशीन है उसको यूज़ करने के बाद
थोड़े थोड़े टाइम पे भी करनी ज़रूरी रहती है, क्योंकि जो रोटर का जो वेट होता है उसकी वजह से शाफ्ट है वो बेंड हो जाता है। नेक्स्ट वन है वाइब्रेशन टेस्ट फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। सो जब भी वाइब्रेशन टेस्ट की जाती है उसके पहले इलेक्ट्रिकल टेस्ट की जाती है, उसके बाद मशीन को रन करवाया जाता है, उसके बाद वाइब्रोमीटर की हेल्प से मशीन का जो वाइब्रेशन है वो मेज़र किया जाता है। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा आता है तो ऊपर की जो टेस्ट है, चारों चार टेस्ट है, उसको फिर से किया जाता है और जो भी चेंजेस करने हों वो करने के बाद फिर से वाइब्रेशन टेस्ट की जाती है। और जो वाइब्रेशन है वो उसकी जो अलाउएबल लिमिट है उसके अंदर आने के बाद ही उसकी जो मैकेनिकल टेस्ट है वो पास की जाती है कि दिस मशीन इज़ नाउ अलाउड फॉर द इलेक्ट्रिकल टेस्ट।